नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की दीवार सीजीवाल। मैं हूं रुद्र अवस्थी और आपका स्वागत है हमारे इस खास शो में जिसका नाम है बात निकलेगी तो। जी हां, बात निकलेगी तो कितनी दूर चलक जाएगी यह हम आप देखेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ सरकार के पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमर अग्रवाल जी। अमर अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद है रुद्र जी आपका। जी, ये तो सबसे पहले एक हम इसको बहुत औपचारिक बातचीत नहीं करने जा रहे हैं इस शो में। मैं ये पूछना चाहूँगा कि आजकल अमर अग्रवाल जी कर क्या रहे हैं? आजकल क्योंकि 2018 तक मेरे ऊपर प्रदेश का दायित्व था और लगातार 15 साल तक दायित्व रहा और बिलासपुर का दायित्व लगातार 20 साल रहा। 2018 के बाद क्योंकि शुरुआती दौर में ही मेरी राजनीतिक क्षेत्र में रुचि रही, क्योंकि पारिवारिक वातावरण भी वही था, तो आज भी राजनीतिक क्षेत्र में काम करने का जो कहना चाहिए जुनून उस समय से है वो आज भी कायम है। और जब हमको राजनीतिक क्षेत्र में काम करना है तो राजनीतिक क्षेत्र में जब काम करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा जनसंपर्क और जो अपने संसाधन हैं या जो जहाँ तक अपन कर सकते हैं, जनता की जो तकलीफ़ें हैं उसकी आवाज़ उठाना, उनका समाधान कराना। और इसके अलावा क्योंकि जब दायित्व तो बड़ा होता है तो अपने लिए कम समय रहता है, तो स्वास्थ्य पे ध्यान देना, परिवार को कम समय देते थे, परिवार को समय देना, पहले खुद की जो इच्छाएं थी पढ़ने की, ये लेखन की, उसके लिए समय निकालना। तो वास्तव में अगर देखेंगे तो इन दिनों में जो मेरी प्राथमिकता है वो जनसेवा ही है। लेकिन जनसेवा के बाद जो समय बचता है तो परिवार है, स्वास्थ्य है, अपनी जो रुचियां हैं उसमें समय जाता है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि ये समय ऐसा है कि मुझे आत्मचिंतन का भी एक अवसर प्राप्त हुआ है कि इस 20 साल में हमारी क्या कमियां रहीं, क्या हम कर पाए, क्या नहीं कर पाए, और आगे कभी अवसर मिलेगा तो क्या करना चाहिए। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि 5 साल मेरे लिए मैं ये कहूँगा कि अभी जो 2.5 साल बीता है मेरे लिए अच्छा रहा है। हाँ अमर अग्रवाल जी, आपने एक जो बात कही कि ये आत्मचिंतन का समय है, जो 2.5 साल की बात भी आपने कही, मैं उसी सवाल पर आ रहा हूँ कि जो 2.5 साल का वक्त आपने लंबे समय तक बिलासपुर को 20 साल तक आपने एक विधायक के रूप में प्रतिनिधित्व किया, 15 साल आप प्रदेश सरकार में मंत्री रहे, और अब ये जो बीता हुआ 2.5 साल है एक अपोजिशन में रहते हुए, आप किस तरह देख रहे हैं? और ख़ासकर मैं आपको वो केवल शहर के दायरे में रखकर ही बात करना चाहूँगा कि बिलासपुर शहर में किस तरह का बदलाव देखते हैं आप, आपको क्या लगता है? अगर मैं बिलासपुर शहर की बात करूं तो वास्तव में मुझे देखकर तकलीफ़ होती है, क्योंकि बिलासपुर एक शांतप्रिय शहर है। यहाँ के जो जनता है वो अपना शांति से जीवन व्यतीत करना चाहती है, और 20 साल मैंने इसको प्राथमिकता में रखा कि बिलासपुर की कानून व्यवस्था ठीक रहे। लेकिन आज आए दिन, क्योंकि जनप्रतिनिधि के नाते सबसे संपर्क है, कोई आता है कि मेरी ज़मीन की बाउंड्री वाल तोड़ दिए, कोई आता है कि मेरे परिवार में झगड़ा करा के एक पक्षी रजिस्ट्री कर दिए, कोई आता है कि मेरे से चंदाखोरी हो रही है। तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि देखो बिलासपुर की जनता ने मुझे बहुत दिया है, और जब मैं उनकी तकलीफ़ें सुनता हूँ तो मन द्रवित होता है। और एक विपक्षी दल के नाते यहाँ के जनप्रतिनिधि रहे होने के कारण मेरी कोशिश होगी कि आगे आंदोलन के माध्यम से इन सारी बातों को शहर में रोका जाए और ये शहर की जो तासीर है इसको फिर से शांत बनाया जाए।
आंदोलन की बात तो आपने की उन आम लोगों से जुड़े मुद्दे को लेकर, लेकिन आपके सामने सबसे बड़ा मुद्दा क्या लगता है कि जिस मुद्दे को आज उठाना चाहिए और जिसको लेके बिलासपुर शहर की जो पुरानी पहचान है या वो उस पर असर पड़ रहा है? और दूसरी चीज़ कि आम लोग जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि 2.5 साल की कांग्रेस की सरकार में बिलासपुर को भू माफियाओं की राजधानी बना दिया। आज इस शहर में किसी की भी जमीन सुरक्षित नहीं है। एक उदाहरण बताना चाहूँगा आपको। मेरी एक पार्षद रही हैं सरोजनी कुर्मी जी, उनके पति वकील थे, उनका देवासन हो गया, बच्चा उनका दिल्ली में रहता है। हमारे बिलासपुर के एक सज्जन पहुंच गए कि आपके ज़मीन के पेपर दिखाओ, ये घर मैंने खरीद लिया, 40 साल से उनके रहना हो रहा है। तो बोले तुमने कैसे खरीद लिया? नाम लिया उनने, मैं नाम का जिक्र नहीं करना चाहूँगा, एक मंत्री का नाम लिया कि मैं उसका आदमी हूँ। वो रोते गाते मेरे पास आई और जब मैंने आवाज़ उठाई, जब जाके उसका पीछा छूटा, मैंने एक उदाहरण बताया। सैकड़ों उदाहरण है मेरे पास। और इसीलिए विगत दिनों पूर्व मैंने पूरे प्रेस वार्ता ली और एक एक विषय को कि राजस्व में गड़बड़ियाँ कैसे होती हैं, भारतीय जनता पार्टी ने कैसे कोशिश की और आज क्या हो रहा है, इन सारे विषयों पर मैंने जब चर्चा की तो मैं ऐसा मानता हूँ कि कांग्रेस इससे सबक लेगी और उनको सुधार करेगी। जब मैंने अपना वक्तव्य दिया तो मुझे आश्चर्य है कि प्रदेश के राजस्व मंत्री उन पे सुधार करने की अपेक्षा मेरे पर व्यक्तिगत टिप्पणियां करने लग गए। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, राजनीतिक क्षेत्र में कोई व्यक्तिगत टिप्पणी करे, लेकिन मैं जिन बातों को उठा रहा हूँ उसका समाधान उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए। और अब 2-3 दिन से मुझे लगता है कि जब से ये वार्ता हुई है तब से प्रशासन ने इस तरफ ध्यान देना प्रारंभ किया है, औचक निरीक्षण भी करने लग गए, मीटिंग भी लेने लग गए। और नहीं, अगर ये घटनाएं रुकी तो आरटीआई के माध्यम से एक एक दस्तावेज निकाले जाएंगे, सब जगह ईओडब्ल्यू से लेकर न्यायालय तक केस जाएंगे और सड़क पर भी लड़ाई लड़नी पड़ी वो भी हम लड़ेंगे। ये बिलासपुर को जो इन्होंने अशांत बना दिया है, भारतीय जनता पार्टी इसमें चुप नहीं बैठेगी। और इस जो भू माफियाओं की राजधानी बिलासपुर को बना दिया है और ज़मीन उड़ाने लग गए। जब मैंने कहा कि ज़मीन उड़ रही है तो राजस्व मंत्री बोले मेरे को तो दिखाई नहीं दे रही है। कहाँ से दिखाई देगी? ज़मीन उड़ने का मतलब है कि कोई भी खसरा 1 किलोमीटर बाद की ज़मीन पे बैठा देना, उसको ज़मीन उड़ना बोलते हैं। क्या राजस्व मंत्री जी को नहीं मालूम? क्या उनके पास शिकायतें नहीं हैं? तो ज़मीन उड़ रही है, ज़मीन चल रही है, भू माफियाओं की राजधानी बिलासपुर को बना दिया है। लेकिन अब बहुत हो गया, भारतीय जनता पार्टी इन सारी चीज़ों को लोकतांत्रिक तरीके से रोकेगी। तो अमर जी, आप तो खुद भी छत्तीसगढ़ में राजस्व मंत्री रहे हैं, तो आपको तो इस बात का अंदाज होगा कि किस तरह का ये मोडस ऑपरेंडी जिसको बोला जाता है कि अगर ये जो माफिया काम करता है तो क्या वो बिना सत्ता के मदद के या बिना सत्ता के संरक्षण के किसी तरह का काम कर सकता है? जी, संभव ही नहीं है। जब तक राजनीतिक संरक्षण न हो, प्रशासनिक सहयोग न हो। छोटी सी आपको बताता हूं कि राजस्व में गड़बड़ियां कहाँ होती। बटांकन कभी भी कायदा नियम ये है कि जैसे रजिस्ट्री हो उसका नामांतरण हो जाना चाहिए और नक्शे में बटांकन हो जाना चाहिए। हमारे प्रदेश में कहीं भी रजिस्ट्री चौधरी के हिसाब से होती है, नक्शे के हिसाब से नहीं होती और इसीलिए वो हमेशा डिस्प्यूटेड होती है। प्रोप्राइटरी अगर चाहिए तो नक्शे के साथ रजिस्ट्री होना चाहिए और ये व्यवस्था मैंने लागू कर दी थी। आज बटांकन नहीं हो रहा है। बटांकन नहीं होने के कारण पटवारी जमीन आगे की पीछे, पीछे की आगे। इसीलिए देखिए हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया था, रजिस्ट्री सारी ऑनलाइन की थी
और उस ऑनलाइन में सॉफ्टवेयर डाल दिया था कि जब तक नक्शा नहीं आएगा रजिस्ट्रियाँ नहीं होंगी, और जब तक तहसील से ऑनलाइन कर दिया था कि उसका B1 नहीं देख लें, निस्तार पत्रक नहीं देख लें, कोई रजिस्ट्री नहीं होगी। तो मेरे समय में भी भूमाफियाओं ने बहुत हल्ला मचाया था, मेरे ऊपर भी बहुत प्रेशर था कि मैं उन सब चीज़ों को हटा दूं, लेकिन हमने नहीं हटाया। लेकिन जैसी ही ये सरकार आई उनने मैनुअल कर दिया और इन सारी चीज़ों की अनिवार्यता समाप्त कर दी कि इसमें ज़मीन बिकने में दिक्कत जा रही है, 5 डिसमिल का प्रतिबंध हटा दिया। मैंने उसी दिन कहा था, जिस दिन ये निर्णय बदल रहा था, कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है। सरकार भूमाफियाओं के हाथ में ये प्रदेश को देना चाहती है, और आज वो चरितार्थ बिलासपुर में शामिल हो रहा है। आप बिलासपुर के कोई भी आदमी का इंटरव्यू लीजिए, सब अपनी ज़मीन जायदाद को लेकर चिंतित हैं, और मैं ऐसा मानता हूं कि किसी भी सरकार की पहली प्राथमिकता जान माल की सुरक्षा होती है। ये अपनी प्रथम प्राथमिकता जो इनका पहला कर्तव्य है उसमें सरकार फेल हो गई, और इसलिए अब हम जनता के सहयोग से, मैं तो कहता हूं कि जिनके खिलाफ भी अन्याय हुआ है वो आए, मिले, एक संघ बनाएंगे, लड़ेंगे और इनको मजबूर करेंगे कि ये सारी पुनरावृत्ति बिलासपुर में ना हो। आप भी लंबे समय तक बिलासपुर का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं, तो क्या उस दौरान इस तरह के जो तत्व हैं वो बिलासपुर में कभी सक्रिय नहीं रहे, ऐसा आप दावे के साथ कह सकते हैं? देखिए, मैं मेरा मूल्यांकन स्वयं नहीं कर सकता, ये मूल्यांकन जनता करती है। लेकिन जितनी मेरी जानकारी है, क्योंकि जनता के मनोभाव पता करके काम करना हर राजनीतिक दल के कार्यकर्ता की प्राथमिकता होनी चाहिए, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 20 साल में इस शहर में कानून व्यवस्था नियंत्रण में थी। किसी की हिम्मत नहीं थी कि किसी की जायदाद पे अपनी नज़र दौड़ाए, और कोई बीजेपी का कार्यकर्ता भी किसी की ज़मीन पे इधर उधर हाथ डाले। मैंने इसको बहुत ही सख्ताई के साथ नियंत्रित करने की कोशिश की, और मेरा बहुत ही स्पष्ट मानना है, मेरा कभी भी विश्वास नहीं रहा कि कोई अपराध करे उसके ऊपर कार्रवाई करे। कोई भी अपराध होता है जब उसकी मानसिकता बढ़ती है, तो शुरुआती दौर पे जब किसी की मानसिकता बढ़े, उसी समय अगर प्रशासन उनको कुचल दे तो ये शहर हमेशा शांत चलता रहेगा। और 20 साल में मैंने वही कोशिश की, लेकिन आज दुर्भाग्य है कि प्रशासन के सहयोग से और राजनीति के संरक्षण में बिलासपुर में सब हो रहा है। तो क्या आपको लगता है कि जो आप सोच रहे हैं कि धरना प्रदर्शन या RTI और इन सब माध्यमों से इस तरह की चीज़ों पर रोक लगवा सकेंगे और जनता को राहत उससे मिल सकेगी, ऐसा लगता है? जनता से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। आम तौर पे जनता किसी लफड़े में नहीं पड़ना चाहती। अन्याय भी हो जाता है तो 5 साल का इंतजार करती है कि चुनाव के समय में सबक सिखाएंगे, और इसीलिए ये जो इस टाइप के लोग हैं इनका मन बढ़ता है। निश्चित तौर पे आवाज़ का असर पड़ता है। RTI के माध्यम से कानूनी कार्रवाई करेंगे, कोर्ट के माध्यम से करेंगे, सरकार को डायरेक्शन दिलवाएंगे, और जनता सड़क पर भी उतर। निश्चित तौर पे जनता अगर पेपर ला के देगी तो उसको कानूनी सहायता भी उपलब्ध कराएंगे और उनकी आवाज़ बनकर भी उठाएंगे। ये तो बातें जमीन माफिया को लेकर हो गई। अभी हाल में जो सरकार ने जिस तरह से प्रभारी मंत्री की जिम्मेदारी राजस्व मंत्री को दे दी है, उस पर भी अगर आप कोई कमेंट करना चाहें तो निश्चित रूप से जानना चाहेंगे कि आप इस पर क्या कहेंगे। नहीं, देखिए, मैं किसी पे कभी व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं करता। प्रभारी मंत्री, मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे ये उनका विशेषाधिकार है, और कोई भी मंत्री बने हमारे बिलासपुर में आए, प्रभारी बने हैं, उनका स्वागत है। केवल एक ही आग्रह है कि बिलासपुर के हितों की सुरक्षा करना, क्योंकि पालक मंत्री कहलाता है, उनका कर्तव्य है। तो उम्मीद ये करना चाहिए कि वो पालक मंत्री का कर्तव्य निभाएंगे, और नहीं निभाएंगे तो हमारे पास जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में है उनके खिलाफ भी हमको जो करना होगा हम करेंगे। ये तो जमीन माफियाओं की बात हुई, थोड़ी विकास को लेकर भी 1-2 बातें करते हैं। पहले तो यहीं से मैं शुरू करूंगा इस बात को, ये सवाल को, कि आपने इतने लंबे समय तक बिलासपुर में रहते हुए ऐसी कौन सी चीज़ बनाई
जिसको लेके आप ये कह सकते हैं कि देखिए हमारे पास ये सीरीज है या ये सूची है, मतलब ऐसा कौन सा काम किया लोग जिससे ये महसूस कर सकें कि आपका कार्यकाल और आज का कार्यकाल में क्या फर्क है? देखिए, मैंने पहले ही कहा, किसी भी जनप्रतिनिधि का पहला कर्तव्य है वो शहर में सौहार्दपूर्ण वातावरण हो, वो शहर में कानून व्यवस्था ठीक रहे और लोगों के मन में प्रसन्नता रहे। दूसरा काम होता है किसी भी जनप्रतिनिधियों का कि वहाँ के नागरिकों की सुविधाओं में विस्तार हो। तो अगर मैं बिलासपुर की बातचीत करूँ तो NH बिलासपुर से जुड़ा, NDA की सरकार में जुड़ा। बिलासपुर में अपोलो अस्पताल आया, NDA की सरकार के समय में आया। न्यायधानी की पहचान हाई कोर्ट यहाँ पर आया, NDA के समय में आया। और इवन मेडिकल कॉलेज भी पहला जो आया वो यूनिवर्सिटी के माध्यम से आया। रेलवे जोन आया। लेकिन बिलासपुर में आधारभूत संरचना, अगर आज आप बिलासपुर को देखें तो पीने के पानी के लिए लगभग पहले 150 करोड़, 300 करोड़, 500 करोड़ की योजना जो भावी 50 साल की ज़रूरतों को पूरा करेगी। और न केवल ज़रूरतों को पूरा करेगी, भावी पीढ़ी के लिए जो अंडरग्राउंड वाटर है वो छोड़ के जाएगी। अरपा का सौंदर्यीकरण, जिससे पानी फूल रहे, चारों तरफ आवागमन नहीं रुके, फ्लाईओवर। खेल के प्रति बिलासपुर की रुचि ज़्यादा है, 150 करोड़ का स्टेट ट्रेनिंग सेंटर। तो एक इंटीग्रेटेड, मैं ऐसा मानता हूँ कि किसी भी एक शहर की कल्पना हम एक सड़क बना दें या बिजली की व्यवस्था अच्छी हो जाए उससे पूरी नहीं होती। एक इंटीग्रेटेड प्लान और एक शहर की अलग पहचान बने, स्मार्ट सिटी के रूप में आया। वो सारे प्रयत्न हुए और आज वो काम कुछ अधूरे भी हैं। ऐसा उम्मीद करता हूँ कि जल्दी पूरे हो जाएंगे। उससे एक बिलासपुर की पहचान बनी है। लेकिन डेवलपमेंट सुविधा मिलती है, उससे ज़्यादा जनता चाहती है कि उनको सुरक्षा मिले। अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि, क्योंकि आज भी मैं कहीं जब मिलने जाता हूँ, स्वाभाविक है संपर्क है, वो एक ही चीज़ बोलते हैं कि आपने इस शहर में कभी गुंडागर्दी नहीं होने दी, आपने किसी के खिलाफ अन्याय नहीं होने दिया और आपने कभी भी इस बिलासपुर में गलत नहीं होने दिया। स्वर्ण युग जैसे हमारा 20 साल बीता है, हमको मालूम नहीं पड़ा। अब ये जनता बोलती है। मैं ये बात को इसलिए नहीं कहना चाहता क्योंकि अपने मुंह से अपनी प्रशंसा, मैं तो चाहूँगा कि इस विषय पे आप नागरिकों से ही थोड़ा वर्षन लें तो मुझे भी मेरा मूल्यांकन हो जाएगा। लेकिन आपकी जो अभी हाल के दिनों की सक्रियता है, क्या इसलिए है कि अब 2.5 साल जो बीत चुके हैं और अब बाकी का 2.5 साल जो है वो चुनाव की तैयारी शुरू कर दिए थे, इसलिए अमर अग्रवाल जी आजकल वार्डों में जा रहे हैं क्या? क्यों नहीं आपकी सक्रियता अचानक क्यों? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि मुझे बचपन से ही राजनीतिक क्षेत्र में काम करने की प्रेरणा मेरे परिवार से मिली। और राजनीतिक क्षेत्र में जब भी अगर आप काम करना चाहते हैं तो सेवा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से आप लंबे समय तक राजनीति कर सकते हैं। 18 में चुनाव हुए, 15 साल के बाद नई सरकार बनी। शुरुआती दौर पे अगर आप कोई भी चीज़ कहेंगे, देखिए मैं ऐसा मानता हूँ कि व्यक्ति की आलोचना नहीं होती, कामों की और विचारों की आलोचना होती है। तो शुरुआती दौर में जब मान लो एक कोई नई सरकार आएगी, कोई काम ही नहीं कर पाएगी, कोई नीति नहीं बना पाएगी, तो आप किसकी आलोचना करोगे? अगर हम व्यक्ति की आलोचना करेंगे तो ऐसा लगता है कि चीड़ है। और उसको तो थोड़ा किसी भी अवसर भी देना चाहिए। किसी भी सरकार को मैं ऐसा मानता हूँ 2 साल का अवसर देना चाहिए। 2 साल में मैं ये तो नहीं कहूँगा कि कोई भी व्यक्ति पूरा काम कर सकता, लेकिन उस सरकार की सोच, उस सरकार की कल्चर, काम करने की स्टाइल वो सामने आ जाती है। छत्तीसगढ़ में भी यही हुआ कि 2 साल में, मैंने बिलासपुर में 2 साल इसलिए नहीं बोला, 2 साल के बाद जब जनता बोलने लग गई कि आप क्या कर रहे हो, हमारी ज़मीन लूटी जा रही है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है,
मैंने बोलना प्रारंभ किया और 2 साल का समय दिया। और आपको याद हो, जब मेरे जैसे चुनाव मेरे आशा के विपरीत गए थे, मैंने उस समय ओपन कहा था कि जनादेश कांग्रेस को मिला है, सकारात्मक सहयोग हम करेंगे और शहर के विकास के लिए पूर्ण सहयोग रहेगा और 2 साल तक इनकी जो भी कमियां रहेंगी मैं उसको कुछ नहीं बोलूँगा। मैंने प्रेस में बोला था, तो आज कोई नई बात नहीं है। अमर अग्रवाल जी, अब तो शहर पर अपन ने काफ़ी बात कर ली है, मैं चाहता हूं कि प्रदेश पर बात करें। और वो प्रदेश पर स्वाभाविक है, मैं आपसे सवाल करूंगा कि कैसा काम चल रहा है, तो आप तो कहेंगे कि काम जो है मैं मतलब जैसा अपेक्षा के अनुरूप काम नहीं है। मैं वो प्रश्न नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं ये विशेष एक स्पेसिफिक सवाल आपसे करना चाहता हूँ, क्योंकि वित्त प्रबंधन और वाणिज्यिक व्यवस्था इन तमाम चीज़ों को लेकर आपकी एक स्पेशलिटी है। आपने जीएसटी के जब वो तैयार हो रहा था, तब आप जीएसटी काउंसिल में रह के बहुत बड़ी भूमिका आपने जेटली साहब के ज़माने में निभाई थी। मैं उस संदर्भ को याद करते हुए आपसे पूछना चाहता हूं कि जो कोरोना काल के बाद प्रदेश सरकारों की तमाम स्थितियों को लेकर बात हो रही है, इसमें चूक कहाँ हो रही है या क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है, बस इस पर आप प्रकाश डालें। देखिए, कोरोना वायरस पूरी दुनिया के लिए एक नया वायरस था और न केवल हमारे देश में बल्कि पूरी दुनिया में कोरोना के असर सरकारों पे भी दिखाई दे रहे हैं, आर्थिक स्थिति में भी दिखाई दे रहे हैं और जनता के स्वास्थ्य में भी दिखाई दे रहे हैं। कोरोना के समय में क्योंकि प्रथम चरण जब आया तो वास्तव में सबके लिए नया था, लेकिन द्वितीय चरण जब आया, मैं ऐसा मानता हूं कि अनुभव के आधार पर हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो ये नई बीमारी हमारे प्रदेश के स्वास्थ्य को भी खराब करेगी और प्रदेश की वित्तीय व्यवस्था को भी खराब करेगी। अब एक छोटा सा उदाहरण, हमारे यहाँ एक आयुष्मान पोर्टल है जिसमें गरीबों का इलाज मुफ्त में होना है। अस्पताल लिस्टेड है, लेकिन उसके बाद भी कोई गरीबों का इलाज नहीं हुआ। और आम व्यक्ति जो एक रिपोर्ट मैंने पढ़ा है, जो अस्पताल गया 1.5 लाख रुपये मिनिमम उसका खर्चा आया। कोरोना को तो देखिए कोई भी सरकार नहीं रोक सकती, नया वायरस है, लेकिन इस प्रकार के प्रबंधन सरकार कर सकती है। सरकार ने कोशिश की नोडल अधिकारी बना के, लेकिन मैं नहीं मानता कि नोडल अधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर पाए। तो विषय देखिए कोरोना का नहीं है, सरकार की नीयत का नहीं है, विषय सरकार के प्रबंधन का है। तो द्वितीय चरण में पूरी तरह से सरकार का प्रबंधन नहीं हुआ, उसके कारण आम आदमी कोरोना में आर्थिक रूप से बहुत पीछे गया, जिसको समझने में समय लगेगा। अमर अग्रवाल जी, आपने हमसे बातचीत करने के लिए समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो एक अंतिम पर मैं एक टिप्पणी करना चाहूँगा, आपने जो बिलासपुर को जमीन माफियाओं की राजधानी कहा है, आप उसके खिलाफ लड़ाई भी लड़ रहे हैं और आप लड़ेंगे, जैसा आपका इसके पहले का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। और हम ये उम्मीद करेंगे कि आप अपनी इस लड़ाई में जीत दर्ज करें, जिससे आपने ही जो बात कही है राजधानी की, तो ये कम से कम ये जो बिलासपुर शहर के ऊपर एक जो नई पहचान जो बन रही है वो समाप्त हो सके। निश्चित तौर पे मैं प्रयत्न भी करूँगा और इसके लिए मैं कृत संकल्पित भी हूँ और इसके लिए लड़ाई भी लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।